चलिए ओके, आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने आवेशों के बारे में अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। कुछ डेली लाइफ में फिनोमिना अपन देखते हैं। सर्दियों के मौसम में जब आप स्वेटर खोलते हैं, चढ़ चढ़ की आवाज आती है, या आप किसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं प्लास्टिक की, या कार की सीट पे बैठे हुए हैं, उतर के किसी कंडक्टिंग बॉडी को टच करें, किसी व्यक्ति को टच करें, किसी मेटल को टच करें, तो एकदम आपको झटका लगता है। या कई बार हम जो खेल एक बचपन में खेलते हैं, स्केल को आप सिर से बालों से रगड़ें और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाएं, तो वो कागज के टुकड़े उस स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं। इसी तरह की और भी कई घटनाएं हैं। एक कांच की रोड ले सकते हैं, एक प्लास्टिक की रोड ले सकते हैं, उसको रगड़ें आप रेशम के कपड़े से और कागज के टुकड़ों के पास लाएं, तो कागज के टुकड़े जो छोटे छोटे होते हैं यूं स्थिर पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप एक रोड को रब करते हैं या स्केल को बालों के साथ में रब करते हैं, तो वो कागज के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ये बेसिकली आवेशों के डिस्चार्ज की वजह से होता है। प्रत्येक वस्तु जो आवेशित है, उसमें जब भी आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश या चार्ज एक से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित होते हैं, तब इस तरह की चढ़ की आवाज होना या कागज के टुकड़ों का आकर्षित होना, इस तरह के फिनोमेना होते हैं। इस चैप्टर में, इसके आज पार्ट 1 में, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी, जो आपका चैप्टर है 3rd, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड 2nd सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स 2nd में, चैप्टर 3rd आपका स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी के ऊपर है। आज हम इसकी बात करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मोटे तौर पे जो हमें देखना है, जो चीजें अपने को देखनी है आज, सबसे पहले हम आवेश की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के साथ में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या फर्क है, स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी में क्या अंतर होता है, इन किसको हम क्यों कहते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। कूलाम का नियम, जो आवेशों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिक बल लगता है किन्हीं भी दो आवेशों या आवेशों के समूह के बीच में, वो बल निकालने के लिए एक फॉर्मूला साइंटिस्ट कूलाम ने दिया था, उसकी अपन बात करेंगे। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम परिभाषित करेंगे। जब कूलाम के नियम की बात करते हैं तो एक परावैद्युतांक भी परिभाषित किया जाता है, वो क्या होता है उसको अपन देखेंगे। उसके साथ साथ में हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिफाइन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला इसके लिए हम निकालेंगे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, उसका एक डेरिवेशन भी अपन निकालना चाहेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है, मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कण, फिजिकल पार्टिकल, उसके साथ एक ऐसी अदिश प्रॉपर्टी, एक स्केलर प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है जिसके कारण से चुंबकीय और विद्युत प्रवाह उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो जिस पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई है, जब वो पार्टिकल कहीं रखा हुआ है, मूवमेंट हो रहा है, तो चुंबकीय या विद्युत प्रभाव, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स वहां पे उत्पन्न होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश कहते हैं। नॉर्मली इसको Q या Q, कैपिटल Q या स्मॉल q से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बेसिकली आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे कहलाते हैं ऋणात्मक आवेश या निगेटिव चार्ज। जैसा आप लोग यहाँ देख पाएंगे, एक अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। जब भी हम एक पॉजिटिव पॉजिटिव को पास पास में रखते हैं, इनके बीच में जब समान प्रकृति के आवेश रखे जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, चाहे वो निगेटिव निगेटिव है, इनमें प्रतिकर्षण या रिपल्शन होता है। जब हम अपोजिट चार्जेस को पास पास रखते हैं, चाहे वो प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तो वहां पे आप देखिए दोनों पास पास आते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है। जब अपोजिट चार्ज हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। जब विपरीत आवेश पास पास रखे हुए हैं, तो उनमें हमेशा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। जब सिमिलर चार्ज हम पास पास रखेंगे, चाहे वो दो प्लस प्लस है, चाहे दो माइनस माइनस है, तो उनमें रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए बॉल्स दोनों पास पास नहीं है, दूर जा रही हैं, यहाँ वो पास पास चिपक रही हैं, यहाँ पे वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है। ये यहाँ पे हम कहेंगे न्यूट्रल चार्ज है, उदासीन है, कोई आवेश यहाँ पर नहीं है। इनका मात्रक क्या होता है, आवेशों को SI सिस्टम में हम कूलाम में नापते हैं, कूलाम इसका मात्रक होता है। और जब इसकी डायमेंशंस की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, इसको हम M0, L0, T1, A1 यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि आगे चल करके हम धारा को यहाँ पे परिभाषित करेंगे एंड वी विल राइट I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ सिर्फ मैं डायमेंशंस के लिए भी बात कर रहा हूँ, तो Q के डायमेंशंस आप कैसे निकालेंगे, I इंटू T। I के डायमेंशंस क्या होगी, एम्पियर में आप नापेंगे, टाइम को आप सेकंड्स में नापेंगे, तो एम्पियर सेकंड
देयरफॉर डायमेंशंस क्या हो गई इसकी, m0 हो गया, l0 हो गया, t यहाँ पे एक बार आ रहा है 1 हो गया, और एम्पियर को आप a से दिखाते हैं एक बार आ रहा है, तो t1 a1 ये आप इसके डायमेंशन देखिए, t1 एंड a1 ये इसकी विमाएं या डायमेंशंस होंगी। हमने जो डायमेंशंस वाला चैप्टर पढ़ा है पिछली बार, उसके हिसाब से आप यदि वीमा निकाल के देखिए, जो भी क्वांटिटी जो भी राशि आप नहीं डिफाइन करते हैं उसकी हर एक की आप मात्रक और वीमा अच्छे से निकालें, देखें, उसको समझें। ये हर जगह बहुत जरूरी है। फिजिक्स में बिना मात्रक के बिना वीमा के कोई भी राशि का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हो जाती है। तो आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ एम्पियर एक बेसिक यूनिट है, हमारे एसआई सिस्टम की एक फंडामेंटल यूनिट होती है, एम्पियर इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे आवेश जो होता है, आगे चल करके हम आवेश को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वी विल डिफाइन I इक्वल्स टू Q अपॉन T, नेक्स्ट क्लास पे हम बात करेंगे। तो वहां पे Q अपॉन T इसका मतलब आवेश बटा समय, आप इसको आवेश के लिए सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, Q इक्वल्स टू IT हो जाता है। I को आप एम्पियर में नापते हैं, T को सेकंड्स में नापते हैं। तो यहाँ पे अपने पे एक रिलेशन, एक विमीय सूत्र, एक डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, m0 l0 t1 एंड a1। तो आपको यहाँ पे आवेश क्या होता है, बेसिकली दो तरह के आवेश हो गए, पॉजिटिव है, निगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन देख सकते हैं। न्यूट्रल है तो कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पे आप समान प्रकृति है, प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति है, आकर्षण होगा। यूनिट इसकी एसआई सिस्टम में कूलाम में नापा जाएगा। यहाँ पे वीमा की बात करते हैं, m0 l0 t1 एंड a1 ये इसकी वीमा होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन पर बेसिक जो चार्ज होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इसको -e से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू ली जाती है स्टैंडर्ड वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम में आप नापेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन इसका जस्ट अपोजिट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, परिमाण उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, प्लस होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये दोनों बेसिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे कितना आवेश है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ में यदि हम आवेश समझ लेते हैं, उसके बाद यदि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है। स्थिर वैद्युतिकी जो इस चैप्टर का हमारा नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि ऐसी शाखा फिजिक्स की जिसमें हम स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। जहां आवेश स्थिर है, मूवमेंट नहीं है, उसमें गति नहीं है, वो एक जगह पे स्थिर पड़ा हुआ है, इस तरह के आवेशों के गुणधर्मों का जिस शाखा में, जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जो वर्ड इसमें आता है स्थिर या स्टैटिक्स, यानी कोई चीज स्थिर है, स्टेशनरी है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को जहां स्टडी करते हैं, वो ब्रांच यहाँ की स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। सिंपल सा, दो आवेश पड़े हुए हैं, आप एक से दूसरे पे क्या बल लग रहा है, दूसरे से पहले पे क्या बल लग रहा है, इस चीज को, इनके प्रॉपर्टीज को जब स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी का नाम देते हैं। दूसरी तरफ धारा वैद्युतिकी या करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, वह शाखा भौतिक विज्ञान की जिसमें गतिमान आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। जहां पे हम आवेश मूवमेंट में है, गति कर रहा है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस समय जब हम इसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम धारा वैद्युतिकी कहते हैं। हमने एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक बल्ब को जब आप किसी सर्किट में जोड़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे आवेशों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जहाँ करंट से रिलेटेड सर्किट्स हम देखेंगे। अब सिंपल सी चीज है, कोई आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो यहाँ फ्लो होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, एक धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो ये ब्रांच हमारी जहां पे हम गतिमान आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा वैद्युतिकी कहा जाता है। तो ये दोनों एक बेसिक फर्क आपको समझना है। इस चैप्टर में आपको दोनों ही चीजें स्टडी करनी है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ेंगे, धारा वैद्युतिकी भी अपने को देखनी है, यानी स्थिर आवेश है तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना है। हम कूलाम का नियम की बात करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, हम विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली जो पार्ट है, जहां पे जब पार्ट मूविंग हो जाता है, आवेश जब मूविंग हो जाता है, तब उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें बेसिकली हम ओम के नियम से स्टार्ट करते हुए किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, इन चीजों को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये चीज समझ में आने के बाद जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास में यहाँ पे आता है, जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, जब कोई आवेश दो स्थिर अवस्था में किसी जगह पे रखे हुए हैं, से एक आवेश अपने पास में है Q1, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, और ये आवेश हमारे पास में यहाँ पे रखा हुआ है। इस आवेश के साथ में जब हम बात करते हैं, एक दूसरा आवेश यहाँ पे और रख दिया, से निगेटिव चार्ज है,
और इसका मान Q2 है। दो आवेश अपने पास में, एक प्लस Q1 है, एक माइनस में Q2 है। तो इन आवेशों के मध्य में जब बल हम निकालना चाहें, देखिए आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है, ग्रेविटेशन में सिंपल सा होता था हमारे पास में, जब न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ते थे, एक पार्टिकल होता था हमारे पास में, वी सेड कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, m1 उसका मास होता है, एक दूसरा पार्टिकल होता है m2 इसका मास होता है। आप लोगों ने फॉर्मूला न्यूटन लॉ इसमें निकाला है, दोनों के बीच में बल कितना होता है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस से r होती थी, हम इसको r² लिखते थे। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इस चैप्टर को देखा है। यदि दो द्रव्यमान के कारण दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, अलग अलग मासेस आपको दे रखे हैं, तो आप उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान को न्यूटन्स फॉर्मूला से निकालते थे। एंड ये फॉर्मूला क्या होता था, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r²। वहां पे पार्टिकल को, मास को या ऑब्जेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं, आप उसको हाथ लगा के देख सकते हैं, हाँ ये पार्टिकल m1 है, ये पार्टिकल m2 है, एक 5 किलो की बॉडी है, एक हमारी पृथ्वी है, इनके बीच में कितना, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, ये हम फिजिकली महसूस कर सकते थे। आवेशों के साथ में थोड़ी सी अलग स्थिति हो जाती है, आप आवेशों को विजुअलाइज नहीं कर सकते, आवेशों को आप महसूस कर सकते हैं, आपको लगेगा कि हाँ आवेश है, लेकिन उसको आप फिजिकली देख नहीं सकते। मास, पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको फिजिकली देख करके आप महसूस कर सकते थे, वो चलता हुआ दिख रहा है, वैसे आपने एक चीज को छोड़ा, पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, तो हमें कहते हैं कि हाँ ये वस्तु चल रही है, उसमें गति हो रही है, उसका मतलब उसमें कोई बल लग रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है, आवेश के आप उसको देख नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप महसूस जरूर करेंगे, आपने स्केल को सिर से रगड़ा, कागज के पास लाया, कागज के टुकड़े उसकी तरफ खींच रहे हैं, तो वहां पे उसका मूवमेंट नजर आता है। तो वहां मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल स्केल के ऊपर रगड़ने से आवेशित होकर के इकट्ठे हो गए, और हमारे पास कागज की सतह पे जो आवेश हैं वो दोनों एक दूसरे को अपोजिट होने के कारण से अट्रैक्ट करते हैं, उनमें बल लगता है, तो वो आकर्षित होकर एक से दूसरे की तरफ चलता है। तो वो बल कितना होता है, कूलाम ने इसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया, और उन्होंने ये कहा कि स्थिर अवस्था में, स्टेबल स्टेट में कोई भी पार्टिकल है, तो वहां पे दो बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, और ये स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला फैक्टर गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो चीजें साथ साथ में यहाँ पे, जैसा गुरुत्वाकर्षण नियम में होता था हमारा कि वहां m1 m2 के समानुपाती होता था, और r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। यहाँ पर भी हम कहेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है, दिस वन थिंग, गुणनफल के समानुपाती होगा, पहला फैक्टर होगा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एंड सेकंड फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेकंड थिंग। तो दो चीजें जब आप एक साथ लिखते हैं, व्हेन यू विल राइट द टू थिंग्स, दोनों चीजें जो एक साथ आप करें, एक फॉर्मूला अपने को मिलेगा। अब यहाँ मान के चल रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। जब आप स्मॉल r डिस्टेंस से इसको देखते हैं, तो पहला हमारे पास रिलेशन होगा, दिस फैक्टर इज रॉन्गली रिटन, एक्चुअली एक फैक्टर आपको यहाँ पर मिलेगा, एक सिंबल यहाँ नहीं आ पा रहा है, आप जब यहाँ लिखते हैं दिस f इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और जब ये दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे, वी विल राइट f, दोनों को मिलाकर के जब आप लिखते हैं, मतलब फर्स्ट आपकी इक्वेशन होगी f इज प्रोपोर्शनल टू, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेश है Q1 एंड Q2, इनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, एक इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन आपकी बनेगी, इनके बीच की दूरी r, उसके स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, inversely proportional to square of the distance between the two charges, f proportional to 1/r²। इन दोनों को जब आप एक साथ लिखते हैं, we'll write, दोनों को मिला दिया हमने, f is proportional to Q1 Q2 upon r²। तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है। एंड व्हेन वी राइट दिस इक्वेशन, एक यहाँ पे जो अपने फाइनल रिलेशन आएगा, we'll write f equals to k, एक कांस्टेंट हमने यहाँ पे काम में लिया, एंड Q1 Q2 अपॉन r², जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी था उसको हमने हटाया, एक कांस्टेंट यहाँ पर काम में लिया, दिस इज कॉल्ड k। इस k को हम कहेंगे, जो k कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड समानुपाती नियतांक, जो है इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे फिलहाल ये कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको समानुपाती नियतांक आप कहते हैं। सो दिस समानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के काम में आता है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, या जो प्रोपोर्शनलिटी थी उसको जब आप हटाते हैं, तो ये इक्वल से रिप्लेस करते हैं, एक कांस्टेंट आप यहाँ पे k काम में लेते हैं, ये एक रिलेशन हमें मिलता है।
दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड कूलम्स फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो दो आवेशों के बीच में स्थिर वैद्युत बल होता है उसका कूलम फॉर्मूला ये हो जाता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इस k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर के साथ में यदि हम बात करें तो k को जैसा हमने कहा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम एक नाम देंगे, इसको हम कूलाम का बल नियतांक भी कहते हैं। ये कूलाम फोर्स कांस्टेंट, कूलाम का बल नियतांक भी कहलाता है। इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो फैक्टर आप ई के जैसा लिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन, इसको हम एप्सिलॉन का नाम देते हैं। तो एप्सिलॉन 0 यहाँ पे लगा रहे हैं, 0 ये इंडिकेट करता है कि ये निर्वात या वैक्यूम के लिए है। आपको मीडियम के लिए होगा तो आप इसको सिंपल सा एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे। यदि रिलेटिव है तो हम आगे जैसे बात करेंगे इसको हम एप्सिलॉन आर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो अपने पास में यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ इस के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से डिफाइन करते हैं। इसकी एक वैल्यू कांस्टेंट होती है 9×10⁹, एक्चुअली 8.98 और आगे तक ये चलता है। हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 9×10⁹ तक इसको हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप 9×10⁹ की बात करते हैं, जब यूनिट्स की बात आती है, आप सिंपल सा यूनिट इसकी कैसे निकालेंगे? देखिए जो फॉर्मूला आपने लिखा था इससे आप इसको k के लिए सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा ये f r स्क्वायर, ये दोनों यहाँ चला गया f इंटू आर स्क्वायर और q1 q2 नीचे आ जाएगा। सो वी गेट अ रिलेशन k इक्वल्स टू f r स्क्वायर अपॉन q1 q2। सो दिस रिलेशन गिव्स द डायमेंशन एंड यूनिट्स। जो मात्रक हमें चाहिए k का वो यहाँ से मिलेगा। देखिए f किस में नापते हैं आप? न्यूटन में। r डिस्टेंस हम नापते हैं मीटर स्क्वायर में। Q1 एंड Q2 कूलम में नापेंगे, 2 बार हैं तो कूलम स्क्वायर हो गया। देखिए यही डायमेंशन, यही यूनिट सबने मिल गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे कूलम के नियम में जो कांस्टेंट अपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के समानुपाती नियतांक जिसको हमने कहा, जिसको कूलम का बल नियतांक भी कहते हैं, इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 9×10⁹। यूनिट्स क्या रहेगी ऐसे सिस्टम में, कैसे निकाली, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सो वील राइट द यूनिट्स एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहते हैं? ये निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम कहलाता है। ये निर्वात, जहां कोई मीडियम आपस में दो आवेशों के बीच में जो माध्यम है वो निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है उस केस में हम यहाँ पे एप्सिलॉन 0 इसको कहते हैं। सो ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी कहलाता है। कूलम के नियम में ही अभी तक हमने बात करी बल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से हम देते हैं। क्योंकि बल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है, तो आपको इसको सदिश फॉर्म में भी बताना पड़ता है। सदिश फॉर्म में देखिए क्या चेंज हुआ। सदिश फॉर्म में जैसे आपने इसको लिखा, आपने एक वेक्टर यहाँ पे लगा दिया, एक वेक्टर का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। आप देखिए यहाँ पे एक आवेश हमारा Q1, सेकंड चार्ज यहाँ पे है Q2। कूलम का नियम ये कहता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं। Q2 पहले आवेश पे बल लगाता है, कितना बल लगाता है? ये हो गया, हम इसको लिख रहे हैं F12 से। रिपीट, दोबारा देखें, एक आवेश हमारा Q1, एक आवेश Q2, बीच में दूरी इनके r है, r डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। ये r डिस्टेंस पे जो बल दोनों आवेश रखे हुए हैं, प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है। Q2 आवेश Q1 पे बल लगाता है, हम इस बल को डिनोट रिप्रेजेंट कर रहे हैं F12 से, पहले आवेश पे लगने वाला दूसरे की वजह से बल, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल और सेकंड चार्ज। F12 से दिखाएंगे, वेक्टर नोटेशन आप यहाँ पे काम में लेंगे, ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाएंगे। सिमिलरली वी विल राइट कि Q1 से Q2 पे जो बल लग रहा है, Q2 आवेश पे Q1 की वजह से जो बल लग रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F21 से, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। दूसरे आवेश पे पहले से कितना बल लग रहा है वो F21 से दिखा रहे हैं, पहले पे दूसरे से कितना लग रहा है F12 से दिखा रहे हैं। दोनों को हमने अपने मैथ्स में वेक्टर का पार्ट पढ़ा हुआ है, सदिश आपने देख लिया है, तो वहां पे सदिश होता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर आप एक डिफाइन करते हैं। हम हमारे ओरिजिन के रेफरेंस में इनका स्थिति सदिश बताते हैं, से ये R1 है, ये वाला से R2 है। तो यहाँ पे जो स्थिति सदिश के टर्म्स में हम बात करेंगे, हम कहेंगे F12 की डायरेक्शन क्या होगी, वो इस तरफ होगी, F21 की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारी इस तरफ होगी। तो इस चीज को हम यहाँ पे दिखाते हैं, विल राइट कि F12 जो पहले पे दूसरे से बल लग रहा है, परिमाण वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा दोनों में। अब देखिए K Q1 Q2 R स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, K Q1 Q2 R स्क्वायर दूसरी इक्वेशन में भी हमारे पास में आ रहा है। फर्क कहाँ हो रहा है? यहाँ पहले R21 है, यहाँ पे R12 हो गया। क्या मतलब हुआ इनका? दो से पहले की तरफ जो वेक्टर होगा हमारा, इसको हम लिखते हैं R21 कैप। जो पहले से दूसरे की तरफ, पहले से मिलाते हुए दूसरे की तरफ जो वेक्टर बन रहा है, इसको हम लिखेंगे R12 कैप।
तो अब देखिए F21 जो दूसरा बल है उसकी दिशा कौन सी होगी, R12। तो आपने 21 में लिखा R12। जो पहले पार्टिकल पर, पहले आवेश पर बल लग रहा है F12, उसकी दिशा कौन सी है, राइट टू लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट वेक्टर कौन सा है, R21 है। तो हमने यहाँ पे R21 से इसको शुरू किया है। दोबारा आप इस चीज को समझ लीजिए, दोनों आवेश है हमारे पास में। पहला आवेश दूसरे पे बल लगा रहा है, इसको हमने F21 कहा। दूसरा पहले पे बल लगा रहा है, इसको हमने F12 से रिप्रेजेंट किया। दोनों के पोजीशन वेक्टर्स हम बात करते हैं, ये दूसरे से मिलाने, दूसरे से पहले को आप मिलाएं, सेकंड से इस फर्स्ट को आप मिलाते हैं, ये वाली डायरेक्शन हमारी आती है। इस वेक्टर को हम नाम देते हैं R21, ये यूनिट वेक्टर। कैप लगाते हैं, एकांक सदिश बन जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है। अब देखिए F12 जब आप डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे परिमाण वही रहेगा, केवल वेक्टर की दिशा यहाँ पे आ जाएगी R21। यूनिट वेक्टर है इसलिए कोई मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा, एक से गुणा करते हैं कोई राशि में परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से आप देखिए F21 की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट वाले वेक्टर को हम बोलते हैं R12। तो आप जब F21 का रिलेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आता है R12। सो ये रिलेशन आपको दोनों एक दूसरे को बात बताते हैं, ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। यू कैन राइट R21 कैप इक्वल्स टू R12 कैप, केवल डायरेक्शन उल्टी है, हम यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। इस चीज को जब आप करते हैं, आप देखिए R12 इक्वल्स टू R21 एंड माइनस साथ में यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ इसी तरह से आप चूंकि दोनों अपोजिट हैं तो यहाँ पे F12 और F21 ये भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। दोनों जो वेक्टर हैं, जो पहले ने दूसरे पर बल लगाया या दूसरे ने पहले पे बल लगाया, वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। दोनों फोर्स जो आपस में म्यूचुअल हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। के का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला के का, जो हमने इसका मात्रक अभी थोड़ी देर पहले लिखा था पिछली स्लाइड में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर से आप इसके डायमेंशंस या विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अभी हमने मात्रक जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हमने इसके मात्रक की बात करी थी। सो मात्रक अपने पास में ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें पता है न्यूटन जो होता है वो न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये जब हमने डायमेंशंस पढ़ी हैं उस समय देखा है, न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान जो त्वरण होता है। देन उसके बाद में हमने पास में आ रहा है मीटर स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। कूलम, अभी हमने जब कूलम चार्ज को डिफाइन किया था हमने बताया था एम्पियर सेकंड उसका मात्रक होता है। कैसे आता है, थोड़ी देर पहले अपने लिखा था I बराबर Q/T से आप निकाल सकते हैं। तो कूलम की जगह हमने एम्पियर सेकंड लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ये मीटर एंड मीटर स्क्वायर मिलकर के कितना हो गया, मीटर क्यूब आ गया। एम्पियर सेकंड को आप खोलेंगे, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड स्क्वायर यहाँ से मिलकर के सेकंड स्क्वायर मिलकर सेकंड 4 हो गया। सो ऑब्वियसली वी गेट डायमेंशंस, यहाँ पे विमाएं अपने को मिलती हैं। क्या विमा मिलती है इसकी, ये विमा देखिए किलोग्राम 1 है, एक बार 1 आ गया। मीटर क्यूब आ रहा है, यहाँ पे L3 आ जाएगा। सेकंड 4 बार आ रहा है, T-4 हो गया, नीचे आ रहा है। एम्पियर 2 बार नीचे आ रहा है, यहाँ पे एम्पियर -2 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको देखनी है। हर एक जो भी क्वांटिटी नई चीज आपके पास में आती है, हमने के डिफाइन किया, के डायमेंशंस अपने को पता होनी चाहिए, उसकी यूनिट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको देखनी है, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, सिंपल फॉर्मूला है। स्केलर फॉर्म में बात करेंगे, ये सिंपल मैग्नीट्यूड रहेगा। जब आप वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, वेक्टर का निशान लगाएंगे तो साथ में आपको एक यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन आपको सिंपल सा समझना है कि फर्स्ट पे सेकंड से किस तरफ लग रहा है, उस वेक्टर को आपको यहाँ पे शो करना है कि R21 दिशा में जा रहा है, ये R12 दिशा में जा रहा है। दोनों बल एक दूसरे के बराबर और अपोजिट होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी तरह से जब हम कूलम के नियम की बात करते हैं, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाता है कि दिस इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इनके बीच में डिस्टेंस है K हमने डिफाइन कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को हमने डिफाइन कर दिया, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहलाता है। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आपको काम में लेनी है। देन इस निर्वात की विद्युतशीलता से आप एक रिलेशन एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पता कर सकते हैं, बिकॉज हमने K को लिखा है 9 × 10⁹। आप इसको यहाँ पे इक्वेट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इक्वल्स टू 9 × 10⁹। सो एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा, आप इस फैक्टर को इधर ले आइए, इस फैक्टर को नीचे ले आइए, वी गेट 1/36 पाई 9 × 4 पाई, दिस 9 × 4 पाई मल्टीप्लाइड कितना हो गया 36 पाई। सो 36 पाई × 10⁹, ये फैक्टर अपने पास में हो जाता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। उल्टा हो गया क्योंकि हमने यूनिट्स क्या लिखी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ इसका रेसिप्रोकल उल्टा कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
सो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन जीरो कितना होगा। इसके डायमेंशंस क्या होंगे, बिल्कुल उल्टा, के से जो डायमेंशंस हमने लिखी थी m1 था, इसमें -1 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से L3 आ रहा था उसमें, यहाँ L -3 हो जाएगा। यहाँ T4 आ रहा था माइनस में, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एम्पियर वहां नीचे 2 बार आ रहा था, ये ऊपर चला जाएगा चूंकि उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया है। तो आपको इस एप्सिलॉन जीरो की विमा भी पता होनी चाहिए, इसका मात्रक भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम ये करते हैं कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि बीच में जो माध्यम है वो हमारा निर्वात या वैक्यूम है। दो आवेशों के बीच का जो मीडियम है ये निर्वात या वैक्यूम है। यदि निर्वात नहीं है, हमने किसी दूसरे माध्यम के, सपोज कोई गैस फिलअप कर दी और उसके दोनों सिरों पे हमने कोई आवेश रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करते हैं। एप्सिलॉन आर से आप इसको बताएंगे, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी या अपेक्षिक विद्युतशीलता। सिंपल सा डेफिनेशन होगी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, उसको हम जब निर्वात की विद्युतशीलता से भाग देते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो ये फैक्टर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर से इसको हम परिभाषित करते हैं। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर। ये रेशियो है, विमाहीन होगा, मात्रक नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगी, डायमेंशंस नहीं होगी, क्योंकि एक रेशियो है, दो चीजों का एक रिलेटिव अनुपात है। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है। जब हम माध्यम के साथ निर्वात की विद्युतशीलता को कंपेयर करते हैं तो एक रेशियो हमें मिलता है, इसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं। दिस एप्सिलॉन विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन एप्सिलॉन जीरो। माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा निर्वात से ज्यादा होती है, देयरफॉर एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ये फैक्टर होने के बाद में आप देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी और जीरो वाली जो वैक्यूम की परमिटिविटी दोनों गुणा हो जाती हैं, ये हमारे एप्सिलॉन के बराबर होंगी। इससे आप एक रिलेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप एफ माध्यम के लिए सॉल्व करते हैं, हमने निकाला था के Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का हमारा वेक्टर फैक्टर क्या था, 1/4 पाई। जब वैक्यूम होता है तो एप्सिलॉन जीरो आता है। अब यहाँ पे वैक्यूम नहीं है तो हम एप्सिलॉन जीरो के बजाय क्या काम में लेंगे, विल राइट एप्सिलॉन। कूलाम का नियम माध्यम के लिए हम निकाल रहे हैं, जब बीच में यहाँ पे कोई मीडियम m भरा हुआ है, जैसे सब मीडियम कोई भी माध्यम हो सकता है, और उस माध्यम की विद्युतशीलता हम एप्सिलॉन से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप k की वैल्यू लिखेंगे, यू विल राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो नहीं आएगा क्योंकि निर्वात नहीं होकर के कोई माध्यम यहाँ पर हो गया। ये जब फैक्टर आप लेते हैं तो हम इस चीज को मीडियम के लिए दो आवेशों के बीच में बल कितना होगा जब कोई माध्यम वहां पर है, एक रिलेशन आ गया। एप्सिलॉन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड पे भी बात करी थी, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो इनटू एप्सिलॉन आर। सो दिस एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो इनटू एप्सिलॉन आर। ये जो वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक फैक्टर अपने को यहाँ पे मिलता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फर्क क्या पड़ा, एप्सिलॉन की जगह पे आपको एप्सिलॉन जीरो इनटू एप्सिलॉन आर लेना है। ये किसी माध्यम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलाम के नियम से जो दो आवेशों के बीच में बल होता है उसकी वैल्यू अपने को मिल जाती है। निर्वात होगा तो वैल्यू एप्सिलॉन जीरो लिखना है, माध्यम होता है तो आपको यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो इनटू एप्सिलॉन आर लिखना है। इन दोनों का रेशियो आप निकाल दीजिए, एफ माध्यम अपॉन एफ निर्वात, एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम, इन दोनों का आप डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों के बीच में भाग दे दीजिए। ऑब्वियसली भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 1/4 पाई कट गया, 1/4 पाई कट गया, Q1 Q2 कट गया, ये कट गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, एप्सिलॉन जीरो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, वी गेट ओनली एप्सिलॉन आर, सिर्फ एप्सिलॉन आर बचेगा। आप जब दोनों को भाग देते हैं, अब देखिए सारे फैक्टर कट जाएंगे, 1/4 पाई कैंसिल आउट, एप्सिलॉन जीरो कट गया, एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे कट जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आपके कट जाते हैं, अब देखिए ये फैक्टर चला गया, ये फैक्टर चला गया, ये चला गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये Q1 Q2 चला गया, ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर हट गया, आर स्क्वायर हट गया, क्या बचा आपके पास में, आपके पास में सिंपल सा बचता है यहाँ पे ओनली एप्सिलॉन आर। आपका वेक्टर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन आर। सो वी गेट अ रिलेशन, एफ माध्यम को हमने लिखा एफ एम, एफ निर्वात को हमने लिखा है यहाँ पे एफ जीरो, वी गेट अ रिलेशन एफ एम अपॉन एफ जीरो। माध्यम के लिए बल बटे निर्वात के लिए बल, ये बराबर फैक्टर आता है 1/एप्सिलॉन आर के। ये एक नया रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप इसको और अलग अलग फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, यू कैन राइट एफ एम इक्वल्स टू एफ जीरो अपॉन एप्सिलॉन आर, और चूंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने पीछे देखी है, इसलिए मीडियम में जो भी बल होगा वो हमेशा निर्वात से कम रहेगा, मीडियम का जो बल होगा निर्वात से कम रहेगा। या आप इसी को रीअरेंज करके एप्सिलॉन आर के लिए रिलेशन लिख सकते हैं, दिस विल बी एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, माध्यम के लिए कितना है और
निर्वात के लिए कितना है उससे हम माध्यम के रेशियो निकाल दें, F0/Fm कर दें, तो ये फैक्टर अपने पास में एप्सिलॉन r के बराबर हो जाएगा। ये करने के साथ साथ में एक छोटी सी चीज आपको और ध्यान में रखनी है, जब हम कूलाम का नियम डिफाइन करते हैं F = K Q1 Q2/r², या K को जब आप 1/4πε0 से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ से आप यूनिट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। एकांक आवेश हमें बार बार काम में लेना पड़ता है। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, विभव की परिभाषा देते हैं, विद्युत क्षेत्र जब हम बताते हैं, हम लिखते हैं इकाई परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल। तो वो इकाई परीक्षण आवेश से क्या मतलब है, यूनिट चार्ज क्या होता है, या कूलाम को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये चीज भी हम इस कूलाम के नियम से आप निकाल सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे यदि दोनों आवेश एक जैसे हों और दोनों के आवेशों का मान लें कि 1 कूलाम है, दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए, मतलब ये चार्ज भी आपका 1 कूलाम है, सेकंड चार्ज भी 1 कूलाम है, और इनको आपने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सिंपल सा। अब ये सारी वैल्यूज आप जब यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल राइट F = K, यहाँ पे आवेश पहला 1 हो गया, दूसरा भी 1 हो गया, बीच की दूरी भी 1 हो गई, ये रिलेशन हो गया। सो आप क्या मिलेगा आपको, F = K। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, K अपने पास में इसकी वैल्यू है। स्थिर वैद्युत बल आप निकालते हैं, सिंपल सा, K की वैल्यू आपका 9 × 10⁹ हो गया, आवेश पहला, आवेश दूसरा, दोनों के बीच की दूरी 1, ये सारी चीजें हमने 1 1 से रिप्लेस कर दी, ये फैक्टर हो गया = 1। अब ये 1 हो गया तो अपने पास नेट फैक्टर क्या बचा, F 9 × 10⁹। तो यहाँ पे हम परिभाषित करेंगे एक निर्वात में 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए, देखिए आप इसको ध्यान दें, निर्वात हमने वैक्यूम की बात करी है, वैक्यूम होता है तभी इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। विल राइट, निर्वात में मेन चीज होगी आपके 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए 2 एक समान आवेश जिनका मान 1 कूलाम होता है, इनके मध्य यदि प्रतिकर्षण बल, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, प्रतिकर्षण बल लगेगा। विल राइट कि दोनों के बीच में जब रिपल्सिव फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन होता है, तब उन आवेशों के मान को हम 1 कूलाम कहेंगे। इसको डिफाइनेशन दोबारा आप इस परिभाषा को देख सकते हैं, इस डेफिनेशन को दोबारा देख सकते हैं। कूलाम के नियम से हमने रिप्लेसमेंट क्या किया, हमने दोनों आवेशों की वैल्यू 1 कूलाम ले ली, हमने बीच की दूरी 1 मीटर मान ली। हम इस चीज को जब रख के सॉल्व करते हैं, हमें एक्सप्रेशन मिलता है कि F यहाँ पे 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आता है। तो इसी चीज को आप यहाँ देखेंगे कि जब निर्वात में 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए 2 एक समान आवेशों के मध्य कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो प्रतिकर्षण बल यदि 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो दोनों आवेशों का मान 1 कूलाम होगा। ये 1 कूलाम की यूनिट चार्ज की, इकाई आवेश की परिभाषा हो जाती है कि 2 समान आवेशों को जब 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, निर्वात हो, और यदि उनके बीच में जो अनुभव होने वाला बल है उसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो दोनों आवेशों को हम कहेंगे कि वो 1 कूलाम के एकांक आवेश हैं, यूनिट चार्ज हैं। तो इस तरह से आप कूलाम के नियम से यूनिट चार्ज को भी परिभाषित कर सकते हैं। अभी तक आज की जो अपने क्लास में बात करी, हमने आवेशों को देखा है। आवेश कितने प्रकार के हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव है, धनात्मक और ऋणात्मक है। समान आवेश चाहे प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश हमने पास पास रखे हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये देखने के साथ साथ में जब आप बात करते हैं, ये सब देखने के साथ जब हम बात करते हैं आवेशों के बाद में दोनों आवेशों के बीच में कितना बल कार्य कर रहा है, कूलाम ने एक नियम परिभाषित किया। हम कूलाम के नियम की बात करते हैं। F = हमने कहा कि जो बल इसके बीच में लगता है वो दोनों आवेशों के जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, Q1 और Q2, उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों चीजें करके हमने एक फॉर्मूला निकाला है, F = K Q1 Q2/r²। इस रिलेशन को फिर हमने अलग अलग तरीके से देखा है। K के मान को हमने परिभाषित किया, कांस्टेंट होता है। कूलाम का फोर्स कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, कूलाम का बल नियतांक कहते हैं। इसको हमने 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसके मात्रक की बात करी, हमने इसकी विमाएं निकाली हैं। K को फिर हमने 1/4πε0 से परिभाषित किया, और इस फॉर्मूला जो अपन ने बात करी है, इस फॉर्मूले के साथ साथ में K जो हमने डिफाइन किया, K = 1/4πε0, इसके साथ साथ में हमने इसमें ये भी देखा है कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। इसको रिवर्स जब आप करते हैं तो आप ε0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ε0 की वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हैं वो 8.85 10⁻12 आती है। उल्टा हो जाएगा उसके, वहां पे आपका जो मात्रक हो जाएगा वो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वो वैल्यूज निकालने के साथ में हमने एक यूनिट चार्ज को भी परिभाषित किया है। एक बार ये सारी चीजें हम करने के बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे
उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हुए किसी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है उस चीज को हम यहाँ पे परिभाषित करते हुए बात करेंगे, जिसमें